हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये चैप्टर है, इसे स्टार्ट करेंगे और इसकी 4.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि ऐसा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो 10th क्लास में आपने द्विघात समीकरण देखी होगी, तो 10th क्लास वाला ही द्विघात समीकरण आपने पढ़ा है, उसी से थोड़ा रिलेटेड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जब हम वहाँ पर द्विघात समीकरण के क्या निकालते थे, मूल, और क्या चेक करते थे, मूलों की प्रकृति चेक करते थे। क्या चेक करते थे? प्रकृति। तो आप बताते थे कि विविक्त कर से निकालते थे, जिसे हम डी बोलते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आप निकालते थे, तो हम डी का मान निकालते थे और डी की हम तुलना करते थे इन तीन कंडीशन से। पहला, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस का डी का मान आ जाए, तो आपके मूल कैसे होते थे? वास्तविक होते थे और भिन्न भिन्न होते थे। इस तरीके से आपने पढ़ा था। ऐसी ही सेकंड कंडीशन आपने पढ़ी थी कि डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होते थे? वास्तविक और समान होते थे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन आप पढ़ते थे कि डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो मूल कैसे होते थे? वास्तविक नहीं है, तो मतलब कैसे होते थे? आपके काल्पनिक होते थे। कैसे होते थे? काल्पनिक। तो काल्पनिक मूल होने की वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं वास्तविक नहीं है। कब? जब डी की वैल्यू कैसी हो जाए? डी की वैल्यू कैसी हो जाए? नेगेटिव हो जाए, माइनस की आ जाए। तो उनका जब वो मूल काल्पनिक हो जाते थे तो उनके मूल नहीं ज्ञात करते थे। अब मूल ज्ञात नहीं करते तो उसका रीजन क्या है? जैसे कि आपके पास ये वाली सिचुएशन आ सकती है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 9 और एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 9। इस तरीके से प्लस माइनस माइनस का 9 आएगा रूट के अंदर, तो इसके मूल आप नहीं निकाल सकते थे, मतलब -9 का वर्गमूल आप नहीं ले सकते। क्लियर है? तो -9 का जब वर्गमूल नहीं ले सकते थे तो आप क्या बोलते थे? मूल कैसे हैं? काल्पनिक। तो इन्हीं काल्पनिक मूलों को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। तो ये माइनस वाले नंबर्स का वर्गमूल निकालने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे माइनस वाले नंबर्स का वर्गमूल कैसे लिया जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, जो हमें सम्मिश्र संख्याएं पढ़नी है। तो हम सम्मिश्र संख्याओं में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जिसे हम यूज करते हैं आई के रूप में। क्या यूज करते हैं? आई के रूप में। इसका नाम होता है आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने कितनी रखी? कि इन्होंने रखा आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1, ये वैल्यू। या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके। आई की वैल्यू कितनी? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो इस टर्म की मदद से हम माइनस वाले नंबर्स का रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे कि हमने ऊपर ये माइनस का 9 लिखा है, अब हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू -1 लिख सकते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू -1 को क्या लिख सकते हैं? -1 आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर 9 किसका वर्गमूल है? 3 का, प्लस माइनस 3। और आई का क्या लेंगे? आई स्क्वायर है तो कितना बाहर आएगा? आई। तो -9 का वर्गमूल कितना आया? मैं आपका +-3 आई आया। कितना आया? +-3 आई आया। इसी तरीके से हम इस माइनस वाले नंबर्स का वर्गमूल को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सम्मिश्र संख्याएं आई। अब सम्मिश्र संख्याओं पे बात कर लेते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, किस रूप में होती हैं सम्मिश्र संख्याएं? z बराबर a प्लस आई बी के रूप में। कैसी लिखी जाती हैं सम्मिश्र संख्याएं? z प्लस आई बी के रूप में लिखी जाती हैं। ये आपकी सम्मिश्र संख्या हो गई। सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो a वाला पोर्शन है, a है, उसे बोलते हैं वास्तविक भाग। कैसा भाग है ये? वास्तविक, मतलब रियल पार्ट है। वास्तविक भाग है इस संख्या का। इस संख्या में दो भाग हैं, एक ये और एक आपका ये। ठीक है। पहले वाले भाग को हम कहते हैं वास्तविक भाग, जिसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और लिखते किससे हैं? रियल जेड से।
ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। और बी वाला जो पार्ट है, आई को छोड़ के, आई के साथ में जो उसका गुणांक है बी, आई आप इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई का जो गुणांक है बी, सिर्फ बी है ना, आई के साथ जो लिखा होगा, आई के साथ जो गुणांक होगा वही क्या कहलाएगा आपका काल्पनिक भाग। ठीक है, काल्पनिक भाग जिसे हम लिखते हैं इमेजनरी जेड से, आई एम इमेजनरी बोल दिया और ये जेड लगा दिया, इमेजनरी जेड। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, लिखने का ये तरीका है। तो याद रखेंगे आप नेक्स्ट टाइम से कि आपका रियल पार्ट कौन सा है, सिर्फ ए, और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, काल्पनिक भाग कौन सा है आपका बी है। तो इस तरीके से सममित संख्याओं को लिखा जाता है, और सममित संख्याओं को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं लेटर जेड, है ना, अपने जेड को डिनोट करते हैं। ये स्मॉल बना लीजिए, कैपिटल बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें जेड की। ठीक है, अभी हमारे पास एक सममित संख्या हो गई। ऐसी हमारे पास मान लीजिए दो सममित संख्याएं हैं, एक है Z1 और एक है आपके पास Z2। ठीक है, Z1 के लिए लिख देते हैं a प्लस आई भी लिख दीजिए, और Z2 के लिए c प्लस आई डी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों सममित संख्याएं Z1 और Z2 दोनों बराबर हैं, तब क्या कंडीशन हो सकती है, बात कर लेते हैं। तो जब दो सम्मिश्र संख्याएं आपकी बराबर होती है, तो उनके उनके संगत भाग, कौन से भाग, संगत भाग भी बराबर होते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, याद रहेगी आपको यहाँ तक याद बात हमारी, कि जब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब संगत भाग से क्या मतलब है, ये वास्तविक भाग है तो वास्तविक भाग वास्तविक भाग के बराबर, और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि a प्लस आई बी, ये Z1 है, बराबर हो गया c प्लस आई डी, तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा कि a किसके बराबर हो जाएगा, c के, और b किसके बराबर हो जाएगा, d के। ऐसे i नहीं लेना, i तो आपका इमेजनरी पार्ट को शो करने का एक जरिया है, जिसे हम आयोटा नाम से जानते हैं, है ना। आई लगा है तो वो वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर आई नहीं लगा है तो वो हिस्सा आपका वास्तविक है। क्लियर है, आराम से समझ गए। इसी पे एक क्वेश्चन करके देखें, चलिए करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। इसमें दो सममित संख्याएं आपकी बराबर में लिखी हुई हैं, ठीक है, ये बराबर का निशान है आपका। क्लियर है, तो ये दो सममित संख्याएं बराबर में लिखी हैं, तो इनके वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर, है ना। तो वास्तविक भाग कौन सा है, ये रही आपकी पूरी सममित संख्या, तो ये वास्तविक भाग हो गया और ये काल्पनिक भाग हो गया, इधर ये वास्तविक और ये काल्पनिक हो गया। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे आपको गौर से भी देखना है, जो x है वो यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी है। बस यही थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है कि जो x है वो आपका यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी है। तो भाई x के दो मान आने के चांस हो जाएंगे, भाई दो मान आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो भाई अब कैसे करें इस क्वेश्चन को कि भाई इसमें से x भी बाहर निकाल लें और y भी बाहर निकाल लें, तभी काम चल सकता है। तो पहले हमारा ये जो x है इसके साथ में शामिल है, ये हमारा अब यहाँ पे शामिल होने दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। ये जो वास्तविक भाग है और ये जो भाग है, इन दोनों को आपको बराबर करना है, ठीक है, वास्तविक भाग के बराबर करना है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 4x बराबर 3, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। और x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ये x का मान आ गया आपके पास में, रियल भाग बराबर करने पे, वास्तविक भाग बराबर करने पे। अब इमेजनरी वाले भाग बराबर करते हैं, तो इसमें इमेजनरी कितना है, 3x माइनस का बाई, और इधर कितना है माइनस का 6, ये दोनों बराबर कर दिए। आई से कोई लेना देना नहीं है, आई तो बस आपको इतना बता रहा है कि ये वास्तविक पार्ट है और ये वास्तविक पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी आई है, 3/4 लगा दी, माइनस बाई बराबर माइनस का 6। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमारा 9/4 हो गया। अब 6 को इधर ले आते हैं, प्लस के 6 बाई उधर भेज देते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका 4 आएगा, 4 से 4 को भाग किया एक बार गया तो 9 ऐसे ही आ गया, प्लस अब 1 से 4 को भाग किया 4 बार गया,
4 छंग कितना हो गया 24 हो गया, 6 चौक 24 और 24 और 9 कितना हो गया 33, तो 33/4 ये आपका आंसर हो गया बाई का। किसका आंसर हो गया बाई का। ठीक है, तो ये बाई की वैल्यू निकल आई। इस तरीके से अगर दो सममित संख्याएं बराबर हों तो हम उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर कर दें और उनके इमेजिनरी पार्ट्स को भी हम आपस में बराबर कर दें। चलते हैं आगे। अब हम सीखेंगे सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना और घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब सीखते हैं। इंट्रोडक्शन में टॉपिक्स बहुत है तो बड़े आराम से इसको समझेंगे। तो अब हम सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित सीखेंगे, मतलब उनका जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना। सबसे पहले हम सीखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का योग करना। आप सोच रहे होंगे सम्मिश्र कैसे लिखा है, आधा मान लगाने को रह गया तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि आप ना कहो कि आपको हिंदी नहीं आती लिखना। फिलहाल चलते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, तो हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं ले लेते हैं अपनी। जैसे हमने Z1 बराबर एक संख्या ले ली a प्लस IB, तो नंबर्स लेके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी नंबर्स लेके भी बता देंगे। दूसरी संख्या हमने ले ली C प्लस ID ले लेते हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे, Z1 प्लस Z2 करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 करने के लिए a प्लस IB लिखिए, प्लस करेंगे दूसरी संख्या C प्लस ID। ठीक है, बी नहीं, यहाँ पे डी बना लेंगे। तो अब इनको जोड़ के लिखेंगे, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट के साथ में इनको जोड़ेंगे। तो a प्लस सी आ जाएगा, a प्लस सी आपका सम्मिश्र संख्या वाला वास्तविक भाग ही बनेगा ये। ठीक है, a प्लस सी कर दिया हमने, वास्तविक भाग वास्तविक के साथ जोड़ दिया, a प्लस सी बन गया। और प्लस अब जब हम इन इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या आई आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आई बाहर हो गया और इनको जोड़ देंगे, सीधे बी प्लस डी कर देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास Z1 बराबर 2 प्लस 3i दिया हुआ है एंड Z2 बराबर 4 प्लस 2i दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ देते हैं इनको। जब Z1 प्लस Z2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 3i और प्लस में 4 प्लस 2i। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसान है। इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ, तो 4 और 2 6 प्लस 3 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ में, मतलब काल्पनिक भाग काल्पनिक के साथ में 3 और 2 5 5 तो लिखना ही है और साथ में आई भी लिखना है। यही आपका आंसर हो गया। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं को आप जोड़ोगे तो आपको सम्मिश्र संख्या ही मिलने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम इनके कुछ गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन नियमों को हम पढ़ लेते हैं, काम आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं। तो पहला जो नियम है उसे हम कहते हैं आपका संवर्ग का नियम। ठीक है, संवर्ग नियम। तो संवर्ग नियम में क्या होता है, बड़े आराम से समझेंगे। वो ये कहते हैं कि अगर आपने दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा है, भाई योग के ही पढ़ रहे हैं हम, योग के गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो प्लस ही होगा, है ना, क्लियर है। तो जो दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो हमेशा दो सम्मिश्र संख्याएं आप अगर जोड़ते हैं तो आपको हमेशा उत्तर में एक सम्मिश्र संख्या ही मिलती है। तो जस्ट अभी हमने ऊपर दो सम्मिश्र संख्या जोड़ा और हमें क्या मिली है, दो सम्मिश्र संख्या ही मिली है। देखो ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। दूसरा नियम आपके पास में है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनियम। ठीक है, विनियम। क्रम विनिमय नियम कहता है अगर आपने Z1 में Z2 मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ दी, वो भी दूसरे संख्या में पहली संख्या के जोड़ने के बराबर ही होगी। मतलब सीधी सी बात है, चाहे आप पहली में दूसरी जोड़िए या दूसरी में पहली जोड़िए, दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका सहचर्य नियम। क्या नियम है, सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम कहता है आपके पास तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है, Z1 तीनों को जोड़ रहे हैं आप, Z2 प्लस Z3 तीनों तो एक साथ नहीं जोड़ सकती, ये भी क्लियर है। तो हमें पहले कोई दो जोड़नी होगी। तो सपोज हमने क्या करा, Z1 और Z2 जोड़ ली पहले और जो आंसर आया उसमें हमने Z3 जोड़ दी, ऐसे कर लीजिए। या आप ऐसा करिए कि Z1 को इन दोनों के योग में जोड़ दीजिए, Z2 और Z3 के में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी का भी पेयर बना के, मतलब पहले कोई भी दो संख्याएं आप जोड़ के उसमें तीसरी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो
चौथा नियम जो आपके लिए खास है, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक ये कहता है कि आप इस सम्मिश्र संख्या में कुछ ऐसा जोड़िए कि लौट के आपका सम्मिश्र संख्या ही आ जाए। क्या आ जाए? सम्मिश्र संख्या ही आ जाए, यही संख्या वापस आ जाए। तो आप क्या जोड़ेंगे बताइए? आप जीरो ही जोड़ेंगे। और जीरो सम्मिश्र संख्या कैसे लिखी जाती है वो भी आप देख लीजिए। अगर आपने जीरो सम्मिश्र संख्या लिखनी है तो उसमें रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, इस तरीके से जीरो को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जीरो सम्मिश्र संख्या आएगी। सही है? कौन सी आएगी? शून्य सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं शून्य सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये जोड़ना होगा आपको, तभी आपको ये सम्मिश्र संख्या वापस मिल सकती है। पांचवा वाला पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। अब प्रतिलोम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ उल्टा सा है, कि आप सम्मिश्र संख्या में कुछ ऐसा जोड़ें कि लौट के आपके पास में जीरो आ जाए। ठीक है, दोबारा सुनिए, इस दी हुई सम्मिश्र संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़िए कि लौट कर आपके पास में शून्य आ जाए। तो आप क्या करेंगे? जेड में से जेड को ही माइनस कर देंगे, तो माइनस का जेड कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ दो लिखा, दो में कुछ ऐसा जोड़िए, जोड़ना है कि लौट के जीरो हो जाए, तो माइनस का दो जोड़ देते हैं जी। कितना आ गया? जीरो आ गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे कि सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ना है और उनके कुछ नियम क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का घटाना। तो अंतर देख लेते हैं, दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो भाई दो सम्मिश्र संख्याएं, चलो आपको एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। तो हमने ये ले लिया अपना, वापस हम ले लेते हैं 4 प्लस 2i ले लेते हैं, और z2 ले लेते हैं अपने पास में, 2 प्लस 3i ले लेते हैं, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं, अंतर करेंगे, z1 माइनस z2 करेंगे, पहले में से दूसरी घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। तो 4 प्लस 2i माइनस का 2 प्लस 3i, एग्जाम्पल से शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो भैया अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 प्लस 2i, पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ध्यान रखना, 2 माइनस 3i, यही होगा। क्लियर है? अब क्या करना है? रियल पार्ट के साथ घटा दीजिए, वास्तविक वाला वास्तविक के साथ और काल्पनिक वाला काल्पनिक के साथ में। तो वास्तविक वाला एक ये है, एक ये है, तो भाई 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका? प्लस का 2, है ना। ये प्लस के 2 आई हैं और ये माइनस के 3 आई हैं, तो घट के क्या आएगा? माइनस का 1 आई, माइनस का 1 आई ऐसे लिखा जाता। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, कुछ इसके प्रॉपर्टीज जो हमने अभी योग में देखे थे, समवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, इस तरीके के नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। बस आप समवर्ग नियम को यहाँ पे कह सकते हैं कि दो संख्याओं के सम्मिश्र संख्याओं को घटाने पर आपको क्या मिलने वाली है? सम्मिश्र संख्या ही मिलने वाली है। क्लियर है? चलते हैं गुणा की तरफ को, कि दो संख्याओं सम्मिश्र संख्याओं की गुणा कैसे करें। तो अब गुणा पे बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लेके ही कर लें, है ना। तो एग्जाम्पल लेके ही करते हैं। तो z1 बराबर हमने ले लिया 2 प्लस 3i, अपना एग्जाम्पल वही चल रहा है, और z2 बराबर हमने ले लिया 4 प्लस 2i, है ना। इसी को हम करते रहते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, z1 इंटू z2 करते हैं। तो z1 इंटू z2 के लिए मल्टीप्लाई करिए पहले 3i एंड 4 प्लस 2i। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप दो ब्रैकेट वाली गुणा का काम करेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे, दोनों से करेंगे। करके रखिए यहाँ पे, 4 2 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, है ना, 4i हो गया। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12 हो गए, कितने हो गए? 3 चौक 12 हो गए, 12i हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का आपका 3 दूनी 6i हो गया, कितना हो गया? 6i स्क्वायर हो गया। भाई यहाँ पे गुणा करेंगे जैसे हम करते हैं नॉर्मली जनरली, वैसे ही गुणा कर रहे हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 चौक 12i हो गया, और 3 दूनी 6i स्क्वायर, आई और आई की गुणा हो गई। अब हमने देखा था पीछे आई स्क्वायर का मान कितना था? माइनस का 1। अगर आई स्क्वायर दिख रहा है तो हम उसका वैल्यू लगा सकते हैं। सिर्फ आई की कोई वैल्यू नहीं, आई की वैल्यू जो बता रखी है आपको
√-1 और यहाँ लगा के भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो आप, तो हम पहले रिप्लेस करेंगे तो 8 प्लस और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 12 और 4 कितना हो गया 16 आई हो गया। इस यहाँ पे हम लगाते हैं -1 रखेंगे तो -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और सॉल्व करके ध्यान से देखिए, 8 प्लस का 6 माइनस का ये रियल वाले पार्ट है, ये सॉल्व हो जाएंगे, आई थोड़ी नहीं सॉल्व होगा, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 16 आई हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके भी कुछ गुणधर्म है, उनको भी देख लेते हैं। हाँ, माइनस वाले में नहीं थे, गुणा वाले में है। बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा नियम था, संपर्क नियम ही था। तो संपर्क नियम बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपने देख लिया होगा कि दो सम्मिश्र संख्याओं की गुणा हमेशा क्या आती है, सम्मिश्र संख्या ही आती है। दूसरा क्या था, क्रम विनिमय नियम। अब आप समझ सकते हैं कि 3 की 2 में गुणा करिए या 2 में 3 की गुणा करिए, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या दूसरी संख्या में पहली संख्या की गुणा कर दी, दोनों का मान क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तीसरा नियम क्या था, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, 3 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, 3 संख्याएं लेनी पड़ेंगी जी, तीनों की गुणा करेंगे, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अब पेयर बना के कर लीजिए, जैसे हमने दोनों की पहले कर ली, उसके बाद तीसरे की कर दें, या ऐसे भी कर सकते हो आप कि Z2 और Z3 का पेयर बना के Z1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चौथे वाले की बात कर लेते हैं। चौथा वाला क्या है, तो चौथे वाला आपका गुणात्मक तत्समक है ना, योगात्मक तत्समक था और यहाँ पे क्या, गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक में क्या होगा, सम्मिश्र संख्या में ऐसे नंबर की गुणा करिए आपकी लौट के वही आ जाए, तो क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो लिख सकते हैं आप 1 वाली सम्मिश्र संख्या बड़े आराम से, ठीक है। पांचवें की बात करते हैं। पांचवा कहता है गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक मतलब जेड में आप ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करिए कि आपका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसे 2 में हम किसकी गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1/2 की गुणा करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, तो वैसे ही हम किसकी गुणा करेंगे 1/z की। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू जेड इनवर्स, जेड की, ये जेड को हम ऊपर ले आएंगे तो -1 पावर हो जाएगी, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे जेड इनवर्स, और लौट के क्या आता है आपका 1 आता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये आपके लिए। फिर हम बात करते हैं बंटन नियम पे। एक हमारे पास छठा यहाँ पे है बंटन नियम। कुछ नहीं है बंटन नियम, बंटन नियम आप जानते हैं, बेसिकली बस आपको रिवाइज कराया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई एक Z1 नंबर है और Z2 प्लस Z3 का योग हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो कैसे हम इसको करें। तो बोलो कुछ नहीं है बंटन नियम, इसको बांट दीजिए, है ना, Z1 की गुणा Z2 से कर दीजिए, प्लस लगाइए, और Z3 की गुणा Z1 से कर दीजिए, बस यही बंटन नियम है और कुछ नहीं है। यही बंटन नियम था, बड़े आराम से कर सकते हैं आप। इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए, या भैया गुणा के लिए दोनों बांट के भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब भाग की तरफ, है ना, भाग सीखेंगे। तो भाग कैसे करें दो सम्मिश्र संख्याओं की, तो हमने ऐसे लिख लिया Z1/Z2 लिख लिया, यही तो भाग हो गई भाई, यही तो भाग हो गई। बटे में लिखना ही तो भाग होता है, बस क्लियर सी बात है। एक एग्जाम्पल लेके आपको डाउट क्लियर करें, चलिए करते हैं। तो Z1 की वैल्यू लेते हैं, Z1 की वैल्यू है 6 + 3i, एंड Z2 की वैल्यू लेते हैं, वो कितनी है 2 - i, ठीक है। इस तरीके से हमने दो नंबर ले लिए, दोनों की भाग करेंगे। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 3i बटे 2 - i, ये आपने दोनों लिख लिए बटे में। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर Z1/Z2 इस तरीके से भाग करनी है तो आप क्या करेंगे, Z1 को तो साइड में ले आएंगे और मल्टीप्लाई में 1/Z2 लिखेंगे। क्लियर है, बात समझने की कोशिश कीजिए। जो अंश में है वो नंबर आप थोड़ा सा उससे बाहर लिखेंगे, ठीक है, उसके अंश से निकाल के अलग मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, लिख सकते हैं बड़े आराम से। वैसे ही इसमें करना है, 6 + 3i को हमने बाहर लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई में 1/2 - i लिख लिया, ठीक। अब क्या करना है,
ये आपकी बाकी प्रोसेस हो गई। अगर आपको यहाँ ये सवाल अभी तो आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी बटे में आई नहीं रखना है आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे। बटे में, भागफल में, हर में कभी भी आपको आई नहीं रखना है। तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। आपने 10th क्लास में भी किया होगा, ये माइनस का है तो किससे गुणा कर दें जी, प्लस वाले से। कर दिया जी हमने, प्लस वाले से गुणा इसमें, ठीक है। ये टॉपिक भी है, आगे पढ़ेंगे। अभी अभी अब हम आपको आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो बताना पड़ रहा है, तो कर देते हैं जी। ये ऐसी रहेगा, इसमें गुणा नहीं होगी, सिर्फ इसमें गुणा हो जाएगी आपकी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको देख के ही करते हैं। तो गुणा करके हमारे पास आ गया 6+3i, और इनटू में गुणा करेंगे तो ऊपर तो आपका 2+i हो गया। क्लियर है। नीचे क्या होगा, अब आपने गुणा करना अभी देखा था, यहाँ पे ये सूत्र बन के तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनाने के लिए तो हम ये करते हैं। तो एक ब्रैकेट आपकी प्लस की है और एक ब्रैकेट आपकी माइनस की है, तो क्या तैयार हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना है, आई, तो आई का स्क्वायर माइनस का 1, तो +1 हो गया, है ना। अब आपके पास फाइनली क्या आ गया, 6+3i इंटू 2+i अपॉन 5 आ गया। बहुत आसान हो गया। अब इन दोनों की आप गुणा कर सकते हो बड़े आराम से, क्यों नहीं कर सकते, करिए इनकी गुणा। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, और प्लस का 6i, और इसकी गुणा करेंगे, प्लस का 3 दूनी 6i, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3i स्क्वायर हो गया, बटे आपका 5 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे तो ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 12 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 9 + 6 और 6 12, 12i हो गया बटे 5। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना, इस तरीके से भाग करी जाती है। भाग की प्रोसेस थोड़ी लंबी है, डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन बेसिकली आपको गुणा से ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चारों चीज़ें हमने सीख ली, जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, सारी सीख ली। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो पावर ऑफ आई पे बात करते हैं, मतलब आई की घात पे बात करते हैं। तो आई की घात अभी हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, जस्ट आपने आई इक्वल्स टू √-1, और क्या देखा था आपने, आई स्क्वायर बराबर -1। ये घात देख ली थी आपने दोनों, है ना। अब इससे बड़ी घात लगी हो तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो आई की पावर 3 को निकालते हैं। आई की पावर 3 कितना हो सकता है, कैलकुलेशन करते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई होगा, आप समझ गए। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 यहाँ पे, और माइनस की मल्टीप्लाई आई से तो माइनस का आई आ गई। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आई की पावर 4 की बात कर लेते हैं। तो आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, +1, मतलब आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही अगर आई की पावर 5 की बात करते हैं तो आई की पावर 5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए। आई की पावर 4 इंटू आई करेंगे, क्लियर है। और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है, 1, तो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा आपके पास में, आई हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। ऐसी आई की पावर 6 करेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं, आई की पावर 2 की पावर 3 कर सकते हैं। और आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी, -1, और -1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। तो 6 तक तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और इससे बड़ी पावर अगर आ जाती है तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए आपके लिए बताते हैं। आई की पावर 4k के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे। आई की पावर 4k प्लस 1 की फॉर्म में कोई पावर है तो उसका आंसर कितना होने वाला है आपका, आई, कितना होने वाला है, आई, ठीक है। अगर आई की पावर 4k प्लस 2 की फॉर्म में अगर पावर है तो आपका आंसर होने वाला है -1, ठीक है। अगर आई की पावर 4k प्लस 3 की फॉर्म में है तो उसका आंसर होने वाला है आपका -i। इतना आप याद कर लीजिए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है आई की पावर 29,
चलिए 28 से सॉल्व करते हैं। अगर 28 है तो आप क्या करेंगे, पहले इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 वाली पावर की आपके पास सबसे बड़ी पावर 4 है। 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, 4 सही है, 4 से करिए आप, तभी ये फॉर्मूले आपके बने हुए हैं। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 28 को, ठीक है। तो 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 4 सत्ते 28। जैसे 28 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 सत्ते 28, कंप्लीट कट गया, कोई शेषफल नहीं है, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये वाला सेट हो गया, क्योंकि 4 के हो रहा है, 4 में गुणा हो रही है 7 की, है ना। 7 चौक 28 बनता है, तो आंसर कितना आएगा आपका, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आई की पावर आपने ले लिया 29, कितना ले लिया 29, अब यहाँ 29 करेंगे, 28 हो गया, शेषफल कितना आया 1। तो देखिए 7 चौक 28 प्लस 1 29, तो +1 वाला, जितना शेषफल बचेगा वही पावर लगेगी। 0 शेषफल तो ये, 1 शेषफल तो ये, 2 शेषफल तो ये, और 3 शेषफल तो ये, और ज़्यादा शेषफल बचेगा नहीं, गारंटी है। तो यहाँ पे 1 शेषफल आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आई आ जाएगा। ऐसे ही आई की पावर 30, 30 की बात कर लें, तो यहाँ शेषफल कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। ऐसी आई की पावर, अब शेषफल कितना बचाना है, 3 बचाना है, 31 ले लें, ठीक है। 31 लेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 बचेगा, तो कितना आ गया आपके पास में, माइनस का आई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी पावर को, है ना। कितनी भी पावर हो, मान लीजिए आपने 60 लगा दी, आई की पावर 60 लगा दी। चलिए इसे चेक करते हैं। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए। तो 4 एकम 4 हो गया, और ये 2 बचा, और 4 पंजे 20। तो भाई शेषफल तो 0 आया, है ना, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। ऐसे ही इसका आंसर 1 होगा। ऐसे ही आई की पावर आपने ले ली, उल्टी सीधी ले लेते हैं, 97 ले लिया आपने, 97 97 ले ली। अब 97 को डिवाइड करेंगे जी, 97 डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 हो गया जी, 1 17 ले लिया, 17 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। कितना शेषफल आया, 1। जब 1 शेषफल आया तो ये वाला काम करेगा, मतलब इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, आई। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आने वाला है, उससे ज़्यादा आने वाला ही नहीं है। तो इस तरीके से हम हाईएस्ट पावर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मापांक कैसे निकालते हैं सम्मिश्र संख्या का। आपके पास ये सम्मिश्र संख्या दे रखी है, a प्लस आई बी, है ना। इसका मापांक निकालना है, तो मापांक को हम शो करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ये 2 डंडे लगाएंगे, इसको हम मापांक कहते हैं, ठीक है। मापांक कैसे निकालेंगे, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, वास्तविक पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। सीधा सा फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं अपने पास में 2 प्लस 3i ले लिया, अगर हमें इसका मॉडुलस जेड निकालना है तो अंडरवुड में वास्तविक पार्ट कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक पार्ट कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करके इसे लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये 4 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, कितना आ गया, √13। ये आपका क्या हो गया, मापांक हो गया दी हुई सम्मिश्र संख्या का। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था मापांक निकालने का, तो मापांक आप आराम से निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ेगी आपको मापांक की, अभी बताएंगे कहाँ जरूरत पड़ती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो कॉन्जुगेट पे बात करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए जो आपका ये कॉन्जुगेट है, इसे कैसे डिनोट करेंगे हम अपने कॉन्जुगेट को। तो कॉन्जुगेट डिनोट करने के लिए कोई भी सम्मिश्र संख्या आपको दी हुई है, z बराबर a प्लस आई भी दी हुई है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो कॉन्जुगेट को हम शो कराते हैं z बार से। किससे शो कराते हैं, z बार से, याद रहेगा आपको। तो इस सम्मिश्र संख्या का हमें कॉन्जुगेट लिखना है, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी लिखना है। तो संयुग्मी क्या होगा, z बार होगा इस सम्मिश्र संख्या के लिए। अब ये संयुग्मी होता कैसा है, सेम संख्या होगी, बिल्कुल डिट्टो, कोई भी चेंज नहीं करना, बस साइन चेंज होगा इसमें इमेजिनरी पार्ट का। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 2 प्लस 3i ले ली हमने, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, इसका संयुग्मी लिखेंगे, तो z बार बराबर 2 माइनस 3i। अभी हमने भाग वाले सवाल एक किया था, उसमें हमने इसी का यूज करा था संयुग्मी का। तो संयुग्मी हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, कॉन्जुगेट जिसे हम बोलते हैं। अब हम एक चीज और समझते हैं इसमें, अगर हम सम्मिश्र संख्या में उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सम्मिश्र संख्या में जैसे ये रही सम्मिश्र संख्या, और इसमें इसी का
कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आ जाती है। किसकी आ जाती है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। मॉडुलस मतलब उसके मापांक के बराबर ही आ जाती है, मापांक का जो स्क्वायर होगा उसी के बराबर आ जाती है। चलिए ट्राई करके देखें। हाँ जी ट्राई करते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों संख्याओं की। ये हमारे पास संख्याएं हैं तो ऐसी डायरेक्ट कर लें, हाँ कर लो, है ना, कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 तियां माइनस का आएगा, 2 तियां माइनस का 6 आई हो गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हमने इन दोनों से कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इनसे करते हैं तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का 6 आई हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना हो गया, 3 तियां 9, वो भी माइनस का 9 आई स्क्वायर हो गया। देखिए ये दोनों तो कट गए, हमारे पास 4 माइनस का 9 आई स्क्वायर बचा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1, तो -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम इसी का क्या निकालें, अपनी दी हुई सममित संख्या का क्या निकालें, मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस जब निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया, अंडर रूट 13। और इस मॉडुलस का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो जी स्क्वायर कर देते हैं। कितना आ गया, 13 है, तो आ गया। देखिए दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके 13 आया, और मॉडुलस का स्क्वायर करके मतलब मापांक का स्क्वायर करके भी 13 आया। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि संख्या में उसी के संयुग्मी से गुणा कर दें तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होती है वो। ठीक, कुछ और प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं जो आपको याद रखनी है। वो कहते हैं कि दो संख्याएं अगर आपके पास गुणा में लिखी हैं और उनका मापांक वो मॉडुलस लगा हुआ है, हाँ मापांक लगा हुआ है, तो उनको आप कैसे कर सकते हैं, दोनों का भी मापांक या तो गुणा करके डायरेक्ट मापांक ले लो, या आप ऐसा करिए कि दोनों को सेपरेट सेपरेट मापांक लेके उनकी गुणा कर लीजिए। ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी, बराबर होती हैं। सही है, समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में कहते हैं कि दो संख्याएं अगर आपकी भाग में लिखी हैं तो या तो उन्हें भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस के अंदर नहीं कर सकते तो दोनों के मापांक अलग अलग निकाल के तब भाग कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। हाँ एक ही साथ मापांक लेना था, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि Z2 आपका नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी वाली प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो संख्याओं की गुणा हो रही हो और उनका कॉन्जुगेट लेना हो, दो सममित संख्याओं की गुणा हो रही हो और उनका कॉन्जुगेट लेना, तो या तो इन दोनों की गुणा कर लीजिए और कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों के कॉन्जुगेट निकाल लीजिए अलग अलग और बाद में उनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि दो सममित संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं और उनका कॉन्जुगेट लेना है, तो या तो उन दोनों को जोड़ के घटा के कॉन्जुगेट ले लीजिए, पहले जोड़ लीजिए या घटा लीजिए तब कॉन्जुगेट ले लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबका अपना अपना कॉन्जुगेट अलग निकाल के बाद में उन्हें जोड़ घटा कर दें। ठीक है, ऐड कर दें या माइनस कर दें। ऐसे ही फिफ्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं बटे में अगर किसी संख्या के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली लगा हुआ है, तो ये हम क्या कर सकते हैं कि सबका अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के बाद में हम डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के सही होंगे बाद में। यहाँ भी कंडीशन है कि भाई Z2 आपका नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे बात। अब हम एक बात और करते हैं, यहाँ से बहुत ज़रूरी बात होनी है, अभी देखें क्या बात होनी है। ये प्रॉपर्टी लिखते हैं हम पहले, Z इंटू जेड बार बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को हम इस जेड बार के नीचे लाते हैं और ये इधर भेजते हैं, तो देखिए क्या होता है, जेड बार बटे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ये अंश में है, ये कहाँ जाएगी, हर में ही जाएगा ये जेड, और ऊपर कितना आएगा, कुछ नहीं है तो एक आएगा। ठीक है, इधर जीरो थोड़ी नहीं रह गया, वन रह जाएगा ना इधर, अगर हमने इसको इधर कर दिया तो इस जेड को हम ऊपर ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जेड को ऊपर लाने पे माइनस का 1 और बराबर क्या आ गया, जेड बार बटे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये जी उसका फॉर्मूला हो गया, जेड इनवर्स का, किसका, गुणात्मक तस्मक का। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी एक, गुणा के केस में प्रॉपर्टी लिखी थी, चलिए दिखाते हैं कौन सी लिखी थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखी थी जिसे हमने तस्मक लिखा है, ये तस्मक नहीं आपका, ये क्या है, प्रतिलोम है। क्या है ये, प्रतिलोम। क्या है ये, प्रतिलोम है। ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में क्या था
कि 1/z चाहिए था। 1/z को क्या लिखते हैं, जेड इनवर्स। और ये कैसे निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, जेड इनवर्स। एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम इसमें गुणा करते हैं सममित संख्या में, तो 1 बना दे। ठीक है, इसी को 1 करके लिखेंगे, बात वही है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फिर संयुग्मी से गुणा करेंगे। जैसे ये 1/z लिखा, तो इसमें संयुग्मी से गुणा करनी पड़ेगी आपको फिर यहाँ पे, है ना, करेंगे। और ये आपको मालूम है जेड इंटू जेड बार कितना होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, यही तो होता है। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है, यही आएगा। क्लियर है आपको, है ना। वापस लौट के वहीं आना है आपको, या तो आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, वरना इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, करते हैं एक दो क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन गुणात्मक प्रतिलोम के ऊपर। आपको सम्मिश्र संख्या दी है, पहले तो आप लिखेंगे इसे z बराबर अपनी 2 - 3i। अब इसका आपको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है, इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं z इनवर्स को, कि गुणा करके एक आ जाए। तो ये जो आया है, इसका नाम आपका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्लियर है, समझ ही गए होंगे। ये पूरी प्रॉपर्टी का नाम गुणात्मक प्रतिलोम है। ये ऐसा नंबर है जिससे आप गुणा करके एक ला सकते हैं। तो ये नंबर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर ये वाला मेथड लगा लेते हैं, हम दोनों मेथड लगा देते हैं। हमने कहा जी जेड में 1/z की मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। ठीक है, 1 बनेगा। ठीक, ऐसा नंबर ये मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, लिखिए इसको इसमें प्रॉपर्टी में, 2 - 3i, जेड का यहाँ भी जेड लगेगा, और इनटू में 1/2 - 3i लिखा जाएगा। अब ये कौन सा नियम आ गया, भाग वाला नियम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 3i से, और बटे 2 - 3i। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिए, है ना। अब गुणा करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 - 3i। ये तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर कितना आएगा, इसमें 2 प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे करेंगे, कॉन्जुगेट संयुग्मी से, है ना, साइन पलट के उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 3i बटे, यहाँ आप फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये माइनस का 3i स्क्वायर, कितना 3i स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 - 3i इंटू ऊपर कितना है, 2 + 3i बटे, अब आप यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी -1, और ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 3 हो गया, ये टोटल आपका 7 हो गया, है ना। इन दोनों की भी गुणा कर लेते हैं। यहाँ बाई चांस हमें ये दोनों डिफरेंट ब्रैकेट मिल गई, कौन सी मिल गई, डिफरेंट ब्रैकेट मिल गई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर तैयार हो जाएगा। कौन सा तैयार हो जाएगा, होल स्क्वायर तैयार हो जाएगा। कर देते हैं जी, होल स्क्वायर भी तैयार हो जाएगा। तो करते हैं इसे, 2 - 3i, 2 - 3i इंटू, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 3i बटे 7 आ गई। कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है, ये आपका जेड है, स्टार्टिंग से जेड चल रहा है, देखिए जेड जेड जेड, है ना, यहाँ भी आप जेड ही है। ये ऐसा नंबर है जिसे हम कहेंगे 1/z। क्या कहेंगे, जिसे हम 1/z। और जैसे ही हम इसकी गुणा करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। चेक कर लीजिए वरना। तो यहाँ पे कितना आया, 2 - 3i, और इनका होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये वाले ही फॉर्मूले से इसका हम सॉल्व करेंगे इसे। तो एक प्लस की माइनस की ब्रैकेट है, सेम नंबर है, इसलिए 4 का स्क्वायर वो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस का 3i स्क्वायर, है ना, बटे 7। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 + 3/7, और ये क्या हो गया, 7/7 कट के बना गया, आ गया। तो ये जो नंबर आया है आपका, यही नंबर क्या है, 1/z। इसे ही हम क्या कहेंगे, जेड इनवर्स। आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन की, अब हम छोटी वाली करते हैं जो हमें मालूम है। क्या मालूम है, जेड इनवर्स बराबर संयुग्मी बटे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो संयुग्मी लिखेंगे, नंबर हमारे पास है 2 - 3i है, इसका संयुग्मी कितना है, 2 + 3i हो गया संयुग्मी। ठीक है, बटे इसका मॉडुलस ले लेंगे, और उस मॉडुलस का हम स्क्वायर कर देंगे। मॉडुलस लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और -3, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो ये हो गया। और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 + 3i बटे 2 - 3i है ना, 2 - 3i। तो इसे करेक्ट कर लेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप भी कह रहे होंगे गलत कर दिया। तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी इन दोनों की,
इसका तो स्क्वायर कर दिया लेकिन इसका स्क्वायर नहीं किया, तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, बस यही मिस्टेक हो गई, 9 आएगा, 9 आ गया। और यहाँ भी हमने देखिए जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी, ऊपर भी कितना आएगा 9 और नीचे कितना हो गया आपका 9 और 4 13 हो गए, कितने हो गए 13। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, ये भी कितना हो गया 13 और ये आपका 9 और ये 13/13 हो जाएगा और कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना बनेगा 9 4 13 अंडर रूट में 13, 13 का स्क्वायर और कितना नंबर आ गया 2 + 3i अपॉन 13। ठीक है, ये 13 आ गया। तो जो मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी, अब हमने करेक्ट कर दिया। देखिए 3 और 3 की मल्टी स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर हो गया ये, और बी कितना 3i, 3i का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूले से करते हैं तो आसान रहेगा, लौट के आप वहीं पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है और इसे हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अब सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए आप देख लीजिए कई सारे i की मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गुणा कर लीजिए, उसके बाद ही हम बना पाएंगे, क्योंकि सम्मिश्र संख्या का फॉर्मेट क्या होता है, वास्तविक पार्ट प्लस काल्पनिक पार्ट, यही होता है, i इंटू काल्पनिक पार्ट है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इन सब की मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लीजिए। चलिए बनाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2i स्क्वायर, किसी की भी पहले कर सकते हैं, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जी इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे, -1/8 गुणा, आई भी लगा लीजिए, आई लिख लेते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का i अपॉन 8 हो गया इंटू माइनस का i अपॉन 8 हो गया। क्लियर है, ऐसे करेंगे। अब आपके पास माइनस का 2i स्क्वायर है, अब इनकी सबकी इकट्ठी गुणा कर लीजिए तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या आएगा फाइनली माइनस आएगा। आई और आई की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है जी, और 8 8 की गुणा करेंगे, 8 2 64, 64 अट्ठे 256, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, 64 अट्ठे 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 512 आया, सॉरी 256 नहीं 512, गलत हो जाता अभी, आज दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, 8 8 64, 64 अट्ठे 512, कितना आया 512 आया। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, आई की पावर 3 नहीं याद रहता तो कर लीजिए, आई स्क्वायर इंटू आई कर लीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, कितना आ गया माइनस का आई आ गया आपके पास, तो लगाएंगे वैल्यू, -2 गुणा आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, यहाँ वैल्यू लगाएंगे गुणा में, तो माइनस और आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई है माइनस की आई, माइनस का आई लगा दिया बटे 512। क्लियर है। अब ये कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 गुणा प्लस का आई बटे 512, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई आई बटे 256 आ गई, कितनी आ गई आई बटे 256। अभी ये सम्मिश्र संख्या का रूप नहीं है, ये जो पार्ट आया है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आई इंटू 1/256, है ना। तो इसमें कौन नहीं है, वास्तविक पार्ट नहीं है, जब वास्तविक पार्ट नहीं है तो हम इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, a प्लस आई बी का रूप होता है, तो आई वाला पार्ट तो क्या होता है काल्पनिक होता है, तो वास्तविक पार्ट नहीं है तो 0, और रियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या आया आई अपॉन 256, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर एंड करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में कहते हैं आई की पावर -35, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस आई की पावर को आपको पॉजिटिव बनाना होगा। क्लियर है, तो ये ऊपर है अंश में, तो ये कहाँ आ जाएगी हर में आ जाएगी, तो हर में आने पर ये क्या हो जाएगी प्लस की 35 हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है 35 को 4 से डिवाइड करना है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 होता है और ये 3 शेष रह गया, तो अब आप कौन सा ही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई की पावर 4 के
+3 वाला, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस की आई होती है। तो इसे सॉल्व करके कितना आ गया, 1/-i। और अब आई को आपको डिनोमिनेटर में नहीं रखना, मना किया था, हर में नहीं रखेंगे आई को, तो इसे ख़त्म करेंगे। तो इसमें किसकी गुणा कर दें, आई की गुणा कर देते हैं, है ना। आई की गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई बटे माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पहले से ही माइनस है तो दोनों हो गया प्लस। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, आई आ गया। अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ तक तो आपको करना ही होगा, 1/-i आ गया। इसे सममित संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 0-i हो गया। गुणा करेंगे कौन सी सममित संख्या से, 0+i वाले से गुणा करेंगे, संयुग्मी से, जो इसका संयुग्मी होगा इस संख्या का। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास ऊपर कितना आएगा, 0+i आएगा, और नीचे क्या तैयार हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपका a² - b² का। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाला है, -i स्क्वायर आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो i, ऊपर से i और नीचे से क्या हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, -1 लगाएंगे तो हमारे पास फाइनली आई बटे +1 हो गया, दैट इज आई हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, हर तरह से आपका आंसर आई आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को। तो ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, इसे हमें किस में शो करना है, a+ib के रूप में शो करना है ना। इसकी पावर को खत्म करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a - b का होल क्यूब, और वो कितना होता है, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में a - b होता है। ठीक है, चलिए करते हैं, और चाहो तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, हम बाद में कर लेंगे, चाहे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a³ - b³ माइनस का 3a² इंटू b, और प्लस का 3ab², कोई सा भी लगा लीजिए, हम ऊपर वाला लगाने जा रहे हैं। तो a का क्यूब 5 का क्यूब, और माइनस b कितना है, 3i का क्यूब, ठीक, -3 इंटू a कितना हुआ है आपका 5, b कितना है 3i, ठीक है, और ब्रैकेट में 5 - 3i। ठीक, सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27, और i की पावर 3, और i की पावर 3 आपको मालूम है -i होता है। माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पंजे 15, और 15 तियाँ 45i हो गया। और ये हमारे पास 5 - 3i हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइनली आंसर लिखते हैं। तो 27 i की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का i होती है, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो 27i लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 45 की गुणा करेंगे तो पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225i आएगा, और प्लस का 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 के 5, और हासिल 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 135 आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है -1 होती है, -1 लगाएंगे तो 125, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे भाई, 225 में से 27 माइनस करेंगे तो आपका 15 में से 7 गए, 8 बचेगा, 8 7 15, और 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, इधर 198, माइनस का 198 आई आ जाएगा, और ये माइनस का 1 लगाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 135, 135 में से 125 गए तो माइनस का 10, और माइनस का 198 आई आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, a+ib के रूप में भी लिखा है ये क्वेश्चन, ये आपका वास्तविक पार्ट है और ये आपका काल्पनिक पार्ट है। करते हैं नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज को सॉल्व।